फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो आपका स्वागत है। और अगर अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और ये सब काम करना आपका ही है, ठीक है। तो हम ये हिस्ट्री का सीरीज चला रहे थे, तो इसमें हम लोग आज नेक्स्ट जो एपिसोड में हम लोग को आज देखेंगे यहाँ से। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर ये सब जो है लाइक कमेंट शेयर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ठीक है। इससे हम लोग को एक नया ऊर्जा मिलता है और इससे हम लोग वीडियो बनाने आपको के मतलब प्रेरित होते हैं। तो अगर आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड मतलब है, और देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी अपलोड किया जा रहा है, और उसका ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे, याद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम आगे। चलिए हम लोग देख लिए थे कि नेपोलियन द्वारा तैयार कानून को क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते थे, याद आ रहा है। चलिए, कानून की आत्मा की रचना थी मॉन्टेस्क्यू। कानून की रचना का लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू। तो याद रखेंगे ये सब अच्छे से। बुक का नेम ना बहुत इंपॉर्टेंट था हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन देंगे तो उसे आता है। जैसे यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर, यह बताए थे आप लोगों को। यूटोपिया के लेखक कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि यूटोपिया के लेखक जो हैं वो टॉमस मोर हैं। और आपको याद रखेंगे कि कानून की आत्मा का लेखक मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। चलिए, कानून की आत्मा के लेखक मॉन्टेस्क्यू। हम आते हैं आगे। तो ये कहता है कि यहाँ पे कहता है कि स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसी समय 1789 ईस्वी में। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा कि किसे लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। लिटिल कारपोरल किसने जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। देखिए अभी भी जो है वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है सेवेरा। फ्रांस में एक जगह है सेवेरा, वहीं पे माप तौल की जो है ना, वहाँ पे कमेटी बैठता है और वहीं से सब डिसाइड होता है, ठीक है। जो 7 आधारी आप राशि पढ़ते हैं, आधारी मात्रक, ठीक है, मीटर लंबाई का, मीटर, केजी, ये सब पढ़ते हैं। तो अंतिम रूप से ये जो है 1760 में दिया गया था, ये 1960 में शायद, है ना। तो इसे कोई कंफर्म नहीं, हम थोड़ा सा है, लेकिन वहीं पे सवेरा नामक स्थान पर ही दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो नया मात्रक है वो कौन है, ठीक है। आप लोग हम बता भी दे रहे हैं पदार्थ का परिमाण, अब इसका मात्रक क्या है? मोल है। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। तो माप तौल के बारे में जितने भी काम होते हैं वो सब कौन करता है? मतलब कहाँ से डिसाइड होता है कि तेल को लीटर मापना है, ऐसे, ठीक है। तो वो है आपको लंबाई का मीटर, है सब कहाँ? तो फ्रांस के सेवेरा नामक स्थान पे। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संस्कृति राष्ट्रवाद, देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक इसे कहते हैं। तो हर्डर को किसको कहते हैं? हर्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्र मतलब राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हर्डर को। चलिए, जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए तो बताएंगे आप लोग, ये तीनों आप लोग को याद होगा कि लिटिल कारपोरल, तो नेपोलियन बोनापार्ट। मापतौल कहाँ से का दशमलव प्रणाली कहाँ से की देन है? तो फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहते हैं, ठीक है। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना है। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। चलिए यहाँ तक तो हम कर ही लिए थे, आते हम आगे। जर्मनी राष्ट्र, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? डायट। कह रहा है कि जर्मनी, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो डायट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आते हैं आगे। 1815 ईस्वी में से 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ठीक है, किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। ये तो है छोटा सा देश,
कैसा होता है कि छोटा मिचाई जो होता है वो बहुत ही तीत होता है। वैसे ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, कई बार मैप में तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक था, लड़ाकू कैटेगरी का था। तो 1815 से 1850 आप समझ रहे हैं कितना साल राज किया जर्मनी पर, तो ऑस्ट्रिया ने ये शासन किया। चलिए आते हैं आगे। तो ये कहता है यहाँ पे आगे कि फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1848 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का मतलब गठन कब किया गया? 1848। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ब्रेंड्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? ब्रेंड्सबर्ग में। चलिए आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप लोग को हम बताएं हैं कि 1815 एक हिस्ट्री में और दर्ज है, कुछ याद रहा? वाटरलू का मैदान, नेपोलियन बोनापार्ट याद आ रहा होगा तो याद करिएगा ना वहाँ पे। चलिए, तो ये था वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया गया था और सेंट हेलेन नदी पर भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा, वो भी डेटा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिएगा बिस्मार्क का जन्म, आप याद करिए बिस्मार्क जितना खतरनाक आदमी था। अब सोचिए एक महान आदमी का जो है वहाँ गिरफ्तारी होने के बाद वहाँ पे मृत्यु होता है और वहाँ उसी समय जन्म लेता है कौन व्यक्ति? बिस्मार्क। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना यहाँ पे एक मतलब अच्छी घटना है यहाँ पे कि एक अंत एक या मतलब शुरुआत। तो ये कहा कि बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो ब्रेंड्सबर्ग में हुआ था, ब्रेंड्सबर्ग में हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1862 ईस्वी में। देखिए जन्म 1838 में और ये कब बना चांसलर? जब बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब बना? 1862 में। चलिए आते हैं आगे। किसे बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। किसने कहा था बाजीगर? तो विलियम प्रथम ने। किस युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया को आगे आत्मसमर्पण किया? यानी ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया को, यानी कि प्रूसिया के आगे, मतलब ये प्रूसिया है ना, तो ये झोंका था कौन? ऑस्ट्रिया। आगे आत्मसमर्पण कर दिया है ना, किस युद्ध में? तो सेराजेवा के युद्ध में, साराजेवा को युद्ध में। याद रखिएगा 1866 ईस्वी में। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? ठीक है, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो 1866 ईस्वी में। और किस संधि के अंतर्गत? प्राग के अंतर्गत। ठीक है, तो प्राग के अंतर्गत। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ें कि प्राग के मतलब ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब लिया शामिल हुआ? तो 1866 में। ठीक, किस संधि के तहत? तो प्राग संधि के तहत। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870। पहले क्वेश्चन तो है कि सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रूसिया एवं फ्रांस के बीच। ठीक है, फ्रांस और प्रूसिया के बीच। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, पहले नंबर। ठीक है, देखिए आते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि याद हो गया होगा कि सेडन का युद्ध किसके बीच में? फ्रांस और प्रूसिया के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। नेपोलियन तृतीया ने प्रूसिया के आगे कब आत्मसमर्पण किया? नेपोलियन तृतीया ने प्रूसिया के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। और 1 सितंबर 1870 ईस्वी को, 17 नहीं 70 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया? तो देखिए आप बिस्मार्क ने। ठीक है, किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया? तो बिस्मार्क। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में कि बिस्मार्क को क्या कहा जाता कि मतलब बताइए। आप लोग बिस्मार्क के बारे में बताते हैं तो बताइएगा ये जरूर कमेंट में कि बिस्मार्क को क्या कहा था विलियम प्रथम ने, कौन सा उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेल ने। ठीक है, रॉबर्ट ओवेल ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेल ने। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, चलिए कह रहा है
कि रॉबर्ट ओवेन ने कहाँ का रहने वाला था, तो वेल्स का, वेल्स। ठीक है, चलिए वेल्स का रहने वाला था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। ठीक है, किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को, रॉबर्ट ओवेन को। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है, सेंट साइमन को। किसको मानना, सेंट साइमन को। ठीक है, चलिए सेंट साइमन को माना जाता है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। किसे फ्रांसीसी समाजवाद का, तो अभी बता दिए सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, तो जॉर्ज बर्नार्ड ने। आते हैं आगे। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 1884 में। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 1884 में। ठीक है, रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ, ठीक है, 1917 ईस्वी में। ठीक है, कौन कब किया, 1917 ईस्वी में। चलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि रूस में राजा को क्या कहते थे, जार। और अंतिम जार शासक कौन था, देखिए यहाँ नीचे लिखा भी किया था कि जो जार का अंतिम शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। चलिए इससे पहले भी हम क्लास में आपको पढ़ाए थे। आइए, 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होगी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, 1917 में हुई रूसी क्रांति का मतलब 1917 में हुई रूसी क्रांति। पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। उसका फिर तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में हार जाना। ठीक है, मतलब पराजय हो गई थी। चलिए आते हैं आगे। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैट्रिक में या बोर्ड एग्जाम में और कई कम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 1917 में। उसका नेता कौन था, तो लेनिन। ठीक है, चलिए आते हैं लेनिन। हम लोग यहाँ पे देख लिए लेनिन को। आते हैं आगे। किसने चेका नामक संगठन बनाया, तो लेनिन ने। चेका नामक संगठन, आप बताइएगा आप लोग ऑप्शन में आती कमेंट में कि लाल कुर्ती नामक जो संगठन बनाया था वो किसने बनाया था, ये कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। किस रूस है ना, याद रखिएगा यहाँ पे कि रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई, तो अलेक्जेंडर द्वितीय। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय को। ठीक है, जार को ख़त्म किया होगा राजा ने, इसको हत्या करवा दिया। ठीक है, तो जार मुक्तिदाता के नाम से किसे, अलेक्जेंडर द्वितीय। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। चलिए आते हैं कि रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, तो स्लाव लोगों की। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग जनजाति होते हैं, मतलब समाज में होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्लाव लोगों को ज़्यादा जनसंख्या थी। चलिए आते हैं आगे। ये अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय। रूसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है, प्लेखानोवा को। ठीक है, प्लेखानोवा को रूसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पे प्लेनोखावा को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल के स्थापना कब हुआ, 1903 ईस्वी में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ, 1903 ईस्वी में। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था, दो बोल्शेविक और एक मेंशेविक। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभक्त था, तो 2 में। पहला 2 बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक। बोल्शेविक ऐसे समझे ना, बोल्शेविक मतलब बहुत मनी, तो बहुत संख्यक मतलब बहुत मनी होता है। अब ये मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। यानी देखिए सोशल डेमोक्रेटिक दल में 2 थे, एक अधिक संख्या वाला तो बोल्शेविक और कम जनसंख्या वाला तो मेंशेविक। ठीक है, आइए चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो लेनिन। अब आप लोग को पता होगा कि लेनिन जो है वो मतलब कहाँ का नेता था। ठीक है, तो रूस का। आइए, 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांति योजना प्रकाशित की।
जो किस नाम से जानी जाती है? तो अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है। दूसरी बात, बोल्शेविक क्रांति मतलब लेनिन का किस देश से संबंध है? तो रूस से है। आइए, फिर आपसे पूछेगा कि उसका पत्रिका कौन है ना? तो अप्रैल थीसिस, क्योंकि अप्रैल में ही देखिए 16 अप्रैल 1917 का हुआ था युद्ध, मतलब उसी समय युद्ध हुआ था, तो इसलिए अप्रैल थीसिस नामक पत्रिका जारी किया। चलिए आते हैं आगे। आगे कह रहा है यहाँ पे कि कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की? 1921 ईस्वी में। कब लागू की? 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कि भारत में आर्थिक नीति कब हुआ था? आप लोग को हम बताए थे, तो ये चलिए बता दे रहे हैं 1991 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आते हैं आगे। उस समय हमारा देश में एक थे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय हमारा देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। चलिए आते हैं आगे। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक लागू की? 1921 में। 1924 में देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया? लेनिन। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कब शुरू हुआ था? याद करिए, 28 जुलाई को और 11 नवंबर को। 28 जुलाई 1914 में शुरू और 11 नवंबर 1918 में ख़त्म। चलिए, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 ईस्वी में और समाप्ति 1945 में। तो शायद आप लोगों को याद होगा। चलिए हम आते हैं आगे। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट्स ऑफ मैन। ठीक है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन। टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई? सूती कपड़ों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई, मतलब शुरुआत किससे हुई? तो सूती कपड़ा उद्योग से। और ये सूती कपड़ा उद्योग का सबसे ज़्यादा जब इंग्लैंड ने आक्रमण किया, मतलब भारत देश में, तो सबसे ज़्यादा सूती कपड़ों का भी यहाँ मतलब निर्यात बनाने का कारखाना इंग्लैंड में खोल कर ला के हमारे देशों में बेचता था। ठीक है। इंग्लैंड से भारी मतलब कम पैसा में कपास को उगाता था और वहाँ ले जाकर और महंगे दामों पर कपड़ा बेचता था। आइए, औद्योगिक क्रांति के दौरान दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी। ठीक है। इंग्लैंड, याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी, मतलब जितना इंग्लैंड उपजाया करता था, बनाया करता था, तो उसके साथ साथ कौन डेवलपमेंट हो रहा था? जर्मनी भी कर रहा था। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर sun यat-sen। अब हम लोग पढ़े थे कि चीन के पहला जो राष्ट्रवादी जो मतलब नेता थे वो थे डॉक्टर sun यat-sen। तो ये पहले भी बने थे राष्ट्रपिता, मतलब पहला इसलिए बन गया क्योंकि आंदोलन वही किए, तो उसी ने बन गए। तो किसने? डॉक्टर sun यat-sen ने। लेकिन डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु कब हुआ? 1925 में। भाई साहब देखिए, बड़ा गर्म से एकदम कर्म से मर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई और 1925 में किनको? डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो गई। चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि यहाँ पे कि डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में कुओमिन तामांग पार्टी का नेतृत्व संभाला? तो यांग कोई शक, वांग का शक, काइसक, याद रखिएगा, काइसक, खाली ना शक। देखिए sun यat-sen मर गए। देखिए सनयत, ठीक है, सनयात या सनयत। तो अब इसको मर जाने के बाद यत हटा दीजिए और खाली क्या रखिए? सन। सन शक, शक ऐसे शक है ना, सन शक शक शक, ऐसे दिमाग में रखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। कुओमिंतांग पार्टी में से साम्यवाद लोगों कब अलग हुए? 1927 ईस्वी में। देखिए जो पार्टी बना था ना, कुओमिंतांग पार्टी, तो वो जो है ना उसमें कब लोग अलग हो गए, बंटवारा कब हो गया? ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कुओमिंतांग पार्टी साम्यवादी लोग कब अलग हुए? 1927 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ? तो 1928 में। ठीक है। अब देखिए कोई अलग घर, एक घर में से अगर दो कोई अलग अलग होगा तो भाई एक लोग इसको ही देखना नहीं चाहेगा, इसको देखना नहीं चाहेगा, तो इसलिए 27 में अलग हुआ और 28 में मारधार कर लिया अपने घर द्वार में। चलिए आते हैं आगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे।
तो उसके लिए हम लोग आगे आने से पहले आज हम इसी को यहीं मतलब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। कोई टॉपिक वीडियो चाहिए जो भी सब्जेक्ट पर, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और एक ज़रूर प्यारा सा कमेंट करने वीडियो देखने के बाद कमेंट करा कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।